22 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जब मेक्सिको ने दुनिया के सबसे खतरनाक और वांटेड ड्रग लॉर्ड एल मेंचो को मार गिराया। पर ये कहानी का अंत नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक भयानक तूफान की शुरुआत थी। एक ऐसी तबाही की जिसने पूरे मेक्सिको को घुटनों पर ला दिया। तो सवाल ये है कि हुआ क्या था। देखिए ये नंबर 252, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन नार्को ब्लॉकेओस की संख्या है। मतलब सड़कों पर जलती गाड़ियां, रास्ते जाम, एक साथ 252 जगहों पर यह सब हुआ। और ये सब एल मेंचो की मौत की खबर फैलने के कुछ घंटों के अंदर ही शुरू हो गया। ये एक सोची समझी जवाबी कार्रवाई थी, एक खुला विद्रोह। और ये मत सोचिए कि ये किसी एक शहर या इलाके की बात थी। नहीं, अब इस नंबर पर गौर कीजिए। 20। मेक्सिको के 32 राज्यों में से 20 राज्य एक साथ इस हिंसा की आग में जल उठे। देश का आधे से ज्यादा हिस्सा। ये सीजेएनजी कार्टेल का शक्ति प्रदर्शन था जिसने पूरे देश की नींव हिलाकर रख दी। इसका नतीजा सोचकर देखिए। ग्वाडलाहारा जैसे चहल पहल वाले शहर एकदम भुताहा बन गए। सड़कें वीरान, दुकानें बंद, हवा में सिर्फ डर था। ऐसा लग रहा था मानो कोई वॉर जोन हो। हालात इतने खराब हो गए कि जलिस्को के गवर्नर को कोड रेड इमरजेंसी लगानी पड़ी। लेकिन कार्टेल का हमला सिर्फ आगजनी और हिंसा तक ही नहीं था। नहीं, ये बहुत ज्यादा शातिराना था। उन्होंने देश की नब्ज पर हमला किया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बंद, शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप, सामान लाने ले जाने वाले ट्रक रास्ते में फंसे। एक तरह से उन्होंने पूरे देश का आर्थिक गला घोट दिया था। और ये जो हिंसा थी, ये अंधी नहीं थी। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी, एक इकोनॉमिक वॉरफेयर। मिसाल के तौर पर अकेले ग्वानाहुआतो में देखिए, उन्होंने सरकारी बैंकों को जलाया, ऑक्सो स्टोर्स को निशाना बनाया। ये वो जगहें हैं जो सरकार और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का प्रतीक हैं। संदेश एकदम साफ था कि कोई भी और कुछ भी महफूज नहीं है। तो आखिर इस पूरे राष्ट्रीय संकट की जड़ क्या थी? चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं। उस ऑपरेशन पर नजर डालते हैं जब सरकार ने इस सांप का सिर कुचलने का फैसला किया। एक बेहद खतरनाक और साहसी मिलिट्री ऑपरेशन जिसका एक ही मकसद था, एल मेंचो का खात्मा। तारीख थी 22 फरवरी 2026। सुबह की धुंध में मेक्सिको के सबसे काबिल स्पेशल फोर्सेस के जवान एल मेंचो के पहाड़ी किले में दाखिल हुए। इसके बाद जो हुआ वो थी एक भीषण लड़ाई। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज उठी। कई घंटों की फायरिंग के बाद आखिर में वो ड्रग लॉर्ड बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसे जिंदा नहीं पकड़ा जा सका। अस्पताल ले जाते हुए उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये कोई आम गिरफ्तारी की कोशिश नहीं थी। ये एक छोटी मोटी जंग थी, और जंग में नुकसान दोनों तरफ होता है। सरकारी बलों ने अपने जवान खोए, तो वहीं कार्टेल को भी ऐसा घाव लगा जो गहरा था। ये इस बात का भी सबूत था कि सीजेएनजी के पास कितनी ज्यादा सैन्य ताकत थी। और जब सैनिकों ने उस अड्डे पर कब्जा किया तो उनके हाथ जो लगा वो हैरान करने वाला था। ये किसी अपराधी का नहीं, बल्कि एक छोटी सी आर्मी का जखीरा था। बख्तरबंद नार्को टैंक्स, हवाई जहाज तक को गिरा सकने वाले रॉकेट लॉन्चर्स और मिलिट्री ग्रेड की राइफलें। इससे एक बात साफ हो गई, एल मेंचो सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वो एक बागी था जो सरकार के खिलाफ सीधी जंग छेड़ने को तैयार था। वैसे इस ऑपरेशन की सफलता के पीछे सिर्फ मेक्सिकन सेना का हाथ नहीं था। पर्दे के पीछे अमेरिकी इंटेलिजेंस से भी काफी अहम जानकारी मिल रही थी। ये एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन था जिसकी वजह से एल मेंचो को ढूंढना मुमकिन हो पाया। और हां, जैसे ही खबर आई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका श्रेय लेने में जरा भी देर नहीं लगाई। तो आखिर ये आदमी था कौन जिसने एक पूरे देश को हिलाकर रख दिया? नाम था नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वेंट्स, लेकिन दुनिया उसे जानती थी एल मेंचो के नाम से। वो कोई आम ड्रग तस्कर नहीं था, वो एक विजनरी था, एक क्रिमिनल सीईओ जिसने अपराध की दुनिया को एक कॉरपोरेट एम्पायर में बदल दिया। वो खुद इसे कहता था ला एम्प्रेजा, यानी द कंपनी। उसकी कहानी शुरू होती है गरीबी से, लेकिन उसकी बुनियाद थी महत्वाकांक्षा। एक किसान का बेटा जो बेहतर जिंदगी के लिए अमेरिका गया, लेकिन वहां से गिरफ्तार होकर डिपोर्ट कर दिया गया। और फिर मेक्सिको लौटकर उसने अपनी असली दुनिया खोजी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की खूनी दुनिया। और इस दुनिया में वो सीढ़ियां चढ़ता गया और आखिर में मेक्सिको के सबसे ताकतवर कार्टेल का बेताज बादशाह बन बैठा। एल मेंचो का असली टैलेंट सिर्फ उसकी बेरहमी में नहीं था, बल्कि उसके बिजनेस मॉडल में था। उसने एक तरह की क्रिमिनल फ्रेंचाइजी बना डाली। छोटे मोटे गिरोह उसके नाम और ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते थे,
CGNG के बैनर तले काम कर सकते थे और बदले में उसे कमाई का एक हिस्सा देते थे। ये एक ऐसा जीनियस आइडिया था जिसने CGNG को अविश्वसनीय रफ्तार से पूरे देश में फैला दिया। लेकिन ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये जंग की तैयारी थी। एल मेंचो ने अपनी सेना में पूर्व सैनिकों को भर्ती किया और उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी, हथियारबंद ड्रोन्स, बख्तरबंद गाड़ियां, IEDs। उसने एक ऐसी प्राइवेट आर्मी खड़ी कर ली थी जो मेक्सिको की सरकार को सीधी चुनौती दे सकती थी। और वो सिर्फ ड्रग्स के धंधे पर निर्भर नहीं रहा। एक स्मार्ट CEO की तरह उसने अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई किया। सरकारी पाइपलाइनों से तेल की चोरी, जिससे देश को अरबों का नुकसान होता था। और तो और एक बड़ा ही शातिर टाइम शेयर फ्रॉड नेटवर्क, जिसने सैकड़ों अमेरिकनों की जिंदगी भर की कमाई लूट ली। वो सही मायनों में एक क्रिमिनल एंटरप्रेन्योर था। और इन सब का नतीजा, एक अंदाजे के मुताबिक एल मेंचो की अपनी पर्सनल नेटवर्थ $500 मिलियन से ज्यादा थी। सोचिए, $500 अरब। ये आंकड़ा उसे इतिहास के सबसे अमीर और सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक बना देता है। लेकिन हर बड़े साम्राज्य में एक कमजोरी भी होती है, और एल मेंचो के एम्पायर की सबसे बड़ी कमजोरी वो खुद था। सारी ताकत उसी के हाथ में थी, तो जब वो खत्म हुआ तो पूरा ढांचा बिखरने का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि गद्दी पर बैठने के लिए कोई साफ दावेदार था ही नहीं। सिंहासन खाली था। तो फिर गद्दी के वारिस गए कहां? दरअसल पिछले कई सालों से अमेरिका और मेक्सिको की सरकारें मिलकर एल मेंचो के इनर सर्कल को एक-एक करके खत्म कर रही थीं। उसका बेटा, उसका भाई, उसके सबसे करीबी रिश्तेदार सब या तो जेल में थे या अमेरिका को प्रत्यर्पित कर दिए गए थे। सिंहासन खाली था और उस पर बैठने के लिए कोई खून का रिश्तेदार बचा नहीं था। तो अब इस टूटे हुए साम्राज्य की बागडोर कौन संभालेगा? देखिए, दावेदार कई हैं। उसकी विधवा लाजिफा, जिसे कंपनी के सारे राज पता हैं। उसका सौतेला बेटा L03, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। और फिर हैं 2 बेरहम रीजनल कमांडर, एल जार्डिनेरो और एल सापो। अब जो शुरू होगी वो होगी गद्दी के लिए एक जंग, और ये जंग बहुत खूनी होने वाली है। एल मेंचो का खत्म होना सिर्फ एक कार्टेल की कहानी का अंत नहीं है। ये मेक्सिको के पूरे क्रिमिनल लैंडस्केप को बदल के रख देगा। अब जब देश के 2 सबसे बड़े कार्टेल लीडर सिनालोआ और CGNG के खत्म हो चुके हैं, तो हम एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक दौर में दाखिल हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं बॉल्कनाइजेशन ऑफ क्राइम, यानी एक बड़ा साम्राज्य कई छोटे छोटे आपस में लड़ने वाले गुटों में बिखर जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक सर्वशक्तिमान कापो या ड्रग लॉर्ड का जमाना अब खत्म हो गया है? और अगर हाँ, तो इसकी जगह क्या लेगा? सवाल यह है कि क्या एक बड़ा दैत्य कई छोटे छोटे भूखे दैत्यों से बेहतर होता है? जो एक्सपर्ट्स इस पर नज़र रखे हुए हैं वो भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा आशावादी नहीं हैं। उनका मानना है कि आने वाले वक्त में हिंसा कम नहीं बल्कि और बढ़ेगी। वो एक ऐसे भविष्य की तस्वीर देख रहे हैं जहां दर्जनों छोटे छोटे गैंग्स आपस में लड़ेंगे और देश और भी ज़्यादा अराजकता में डूब जाएगा। और इस सब की कीमत हमेशा की तरह आम लोगों को चुकानी पड़ेगी। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ इस विश्लेषण को ख़त्म करते हैं। सरकार ने एक बहुत बड़े राक्षस को तो मार गिराया, लेकिन क्या ऐसा करने में उन्होंने अनजाने में 100 और छोटे राक्षस पैदा कर दिए हैं? ये एक ऐसी जीत है जिसकी असली कीमत शायद अभी सामने आना बाकी है।